हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मटेरियल की। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने पढ़ा था कि अब सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे। दो सेम चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे के आगे जाएंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, जैसे ये आपको दिया हुआ है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उस एफ की वैल्यू क्या होगी, उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको हम कैलकुलेट करेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। और ये हमने कहाँ से डिराइव किया था? हम लोगों ने कुलाम्स लॉ पढ़ा था। कुलाम्स लॉ से इस फॉर्मूले को हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक, कुलाम्स लॉ से हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। हम लोगों ने चार्जेस के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। फर्स्ट वन इज कि चार्ज जो है वो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेटिव होता है। दैट मीन्स चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है नेचर से। दैट मीन्स वो किसी एक इंटीग्रल मल्टीपल के प्रोडक्ट में होगा, विच इज Q इक्वल्स टू NE। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻90। चार्ज की ऐसा यूनिट आप लोगों को पता है, कुलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट कुलाम। ठीक है, हमने यहाँ पे बात करा था K की वैल्यू, दैट इज कांस्टेंट, और ये एक मीडियम पे डिपेंड करती है। और एयर या फ्री स्पेस या आप जिसे वैक्यूम कहते हैं, इसमें इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर यही कुलाम लॉ वेक्टर फॉर्म में आपको अगर दे दे कि वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कीजिए या वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। सपोज कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर। सपोज यहां पे मैंने एक चार्ज लिया है +Q, और यहां भी मैंने एक चार्ज लिया है +Q। ठीक है, लेट इट बी Q1 एंड Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है, सपोज R। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया है R। तो इस पे एक फोर्स लगेगा विच इज फोर्स ऑफ 1 एक्सर्टेड बाय 2, और इस पे भी एक फोर्स लगेगा विच इज फोर्स ऑफ सेकंड एक्सर्टेड बाय 1। ठीक, हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इस फोर्स को इस डायरेक्शन में अगर देखूं, लेट इट बी कि इसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे इसका डिस्टेंस होगा R2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा R1। ठीक, तो अगर मैं इस डायरेक्शन के लिए देखूं, क्योंकि डायरेक्शन निकालना है हमें, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इट विल बी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 होगा। और ये R1 माइनस R2 क्या है? विच इज नथिंग बट मोड ऑफ R। मोड ऑफ R का मतलब ये R1 माइनस R2 जो है ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये R है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना। लेट इट बी A एंड B। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, मुझे यहाँ पे R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी भी स्केलर को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके साथ एक यूनिट वेक्टर इनटू करना पड़ता है। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे सॉल्व करें? तो आप लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा होगा मैथमेटिक्स में, या नहीं भी सीखा था, छोटी सी बात है। आप वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। ये यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका है कि उसके वेक्टर को उसके मॉडुलस से आप डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी दैट विल बिकम K Q1
Q2 अपॉन R का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 का वेक्टर, R1 माइनस R2 का मोड। एंड बेसिकली R1 माइनस R2 ही R है, चाहे तो आप इसको R लिख लें, चाहे तो आप इसको R1 माइनस R2 लिख लें, आपके ऊपर है। तो K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का वेक्टर, मैं इसको अगर R1 माइनस R2 लिख लूँ तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का एक तो स्क्वायर ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये आपका F हो गया फॉर 2 1 ये वाला। और अगर हम इसी को सिंपली, अगर मैं इसी को 1 2 में देखना चाहूंगा तो क्या बदलेगा, बदलेगा ये कि Q1 Q2 इट विल बिकम R2 माइनस R1 का वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मोड का क्यूब। ठीक, तो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है आपके गुलाम का, काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि गुलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बार और मैं आपको बता दूं कि ये Q1 Q2 इसके बीच का डिस्टेंस है R, एंड दैट R इज नथिंग बट R1 माइनस R2। R1 में से R2 हटा दीजिए, यू विल गेट दिस डिस्टेंस R। और उसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। अब हम स्केलर को जब भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के साथ इनटू करना पड़ता है। ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, हम वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं, तो वेक्टर फॉर्म ये और ये इसका मोड फॉर्म। और एक्चुअली में R जो है ये R1 माइनस R2 ही है, चाहे तो इसे R लिख लें आप, चाहे तो इसे R1 माइनस R2 लिख लें, तो मैंने वही करा, इसे R1 माइनस R2 लिखा है स्क्वायर और एक ये क्यूब। ये 2 1 है, और अगर 1 2 करेंगे तो कुछ नहीं, इस R2 में से ये R1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप पॉज करें, तो इसको आप नोट कर लें, पॉज करें और नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुलाम लॉ के लिमिटेशंस क्या है। प्रीवियस क्लास में ये पॉइंट छूट गया था हमारा, और मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो कि मैं इस लेक्चर में आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कि गुलाम लॉ के लिमिटेशन क्या है, गुलाम्स लॉ लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ गुलाम। ठीक है, तो 2 लिमिटेशन इसके बनते हैं। सबसे पहली चीज कि गुलाम लॉ इज ऑलवेज एग्जर्ट फॉर अ पॉइंट चार्जेस, ऑलवेज एक्ट या यूजफुल फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस। ये किसी भी एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं आपको कह दूं कि ये एक रॉड है, इस रॉड पे ढेर सारे चार्जेस हैं, ढेर सारे, तो मुझे इस पूरे रॉड पे अगर गुलाम लॉ लगाना है तो थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, हम करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के लिए ये फॉर्मूला बहुत बेस्ट है। सेकंड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, तो गुलाम लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट, ऑलवेज वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट। बहुत अच्छे से समझिए कि गुलाम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक का नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ही ये लॉ वैलिड है, इलेक्ट्रोडायनेमिक में हम इस फॉर्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, अब हम मूव करेंगे
कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा हम ये भी समझें कि जैसे कि हमने भी बात करी गुलाम को दो चार्जेस के बीच में फोर्स का इंटरेक्शन हमें बता देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार दो फोर्सेस हों। किसी भी सिस्टम में मोर देन 2 चार्जेस अवेलेबल होना बहुत नॉर्मल बात है ना। 2 चार्जेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, 2 चार्जेस पता लग रही है। तो अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस मौजूद हों तो हम किस तरीके से गुलाम को अप्लाई करेंगे, है ना, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसको समझिए, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है, सपोज Q1, यहां एक चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R1, है ना। एक और चार्ज है यहाँ पे Q3, इनके बीच का डिस्टेंस है R2। एक और चार्ज है यहाँ पे Q4, इसके बीच का यहाँ पे डिस्टेंस है R3, ठीक है। तो मैं आपसे अगर पता लगाना पूछूं या जानना चाहूं कि फाइंड F नेट फोर्स ऑन Q1, इस Q1 पे जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका हमें दिया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सिंपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहती है कि अगर किसी सिस्टम में मोर देन नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं और आपको F नेट पता करना है, नेट फोर्स पता करना है, तो आप उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का अलजेब्रिक या वेक्टर सम कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी सिस्टम का नेट फोर्स पता करना है तो आपको उस सिस्टम का वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कितने सारे हों उससे कोई लेना देना नहीं, आपको उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ इस पोर्शन पे, तो अगर मैं F1 निकालूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये मेरा एक पार्ट हो गया सिस्टम का जिसे मैं F1 कह दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं F2 बोलूँ सपोज इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं F3 इन दोनों को कहूँ तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q4 अपॉन R3 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर मैं F नेट पता करूँ तो द वैल्यू इज F1 प्लस F2 प्लस F3 मीन्स K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस K Q1 Q4 अपॉन R3 का स्क्वायर। इस तरीके से आप मोर देन 1 चार्जेस को भी, आप मोर देन 2 चार्जेस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय द फॉर्मूला या बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप पॉज करिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस प्रिंसिपल पे या इस कॉन्सेप्ट पे आपके कुछ पॉलीगन के न्यूमेरिकल्स तैयार होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। पॉलीगन के प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑन पॉलीगन, प्रॉब्लम्स ऑन पॉलीगन। चलिए प्रॉब्लम्स ऑन पॉलीगन के ऊपर चलते हैं। चलिए सपोज मैंने एक सिस्टम ऑफ चार्ज लिया प्लस Q, और यहाँ पे भी ये प्लस Q है और यहाँ पे भी सपोज ये प्लस Q है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है A, इसके बीच का डिस्टेंस लेट इट बी 2 है एंड इसके बीच का डिस्टेंस 3 है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस A 2A एंड 3।
इस पॉइंट को मैं अगर मेंशन करूँ, लेट इट बी पॉइंट ए, तो ए हो चुका है तो उसको हम पी ले लेते हैं, या पी के बाद क्यू आएगा, कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं, कैपिटल वाला ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ठीक, अब आपको हमेशा इस प्रॉब्लम में या कभी भी प्रॉब्लम लेगा तो आपको ज़रूर बताएगा कि आपको किस चार्ज पे लगने वाला फोर्सेस निकालना है, क्योंकि हर एक चार्ज पे अलग फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं इस पे देखूंगा तो इस पे इसकी और इसकी वजह से लगेगा, जबकि मैं इस पे देखूंगा तो इसकी और इसकी वजह से लगेगा। ठीक है, तो आपको ज़रूर बोलेगा कि किस पॉइंट पे आपको किस चार्ज का फोर्स निकालना है। तो कुछ भी हम ले सकते हैं समझने के लिए। फाइंड एफ नेट एट, चलिए ए पे मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको नेट फोर्स पता करना है इस ए वाले चार्ज पे। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि इस ए पे इस प्लस क्यू की वजह से कैसे फोर्स आएगा। इस तरीके से रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा दूर। ठीक है, चलिए मैं इसको बोल देता हूं एफ ए बी, एफ ए बी। ठीक है, अब ये क्यू वाला इस क्यू वाले को, सर ये भी इसको रिपेल करेगा इधर, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है ना, ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये उसको ये भी रिपेल करेगा इधर। और मैं इसको बोल देता हूं एफ ए सी, एफ ए सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है जो कि आपको वो देगा। सपोज ये एंगल आपको दिया होगा 60 डिग्री, ये एंगल आपको सपोज दिया हो 60 डिग्री, तो अगर ये एंगल आपको दिया होगा तो आपको ये एंगल भी पता चल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब इसी डायग्राम को अगर मैं नीचे वापस बनाऊं, ध्यान से देखिए, इसी को अगर मैं नीचे बनाऊं तो ये है आपका एफ ए बी का डायरेक्शन और ये है आपका एफ ए सी का डायरेक्शन, और इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। आप लोगों ने जब वेक्टर सॉल्व किया होगा तो आप लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना सीखा है ना। अगर दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में जाएं तो उसमें एफ नेट निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा अंडर द रूट। ठीक है, ये वेक्टर के चैप्टर में जब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उसमें रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है किसी भी दो वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका। ठीक, तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक, चलिए अब हमें इसको सॉल्व करने का मतलब इसको सॉल्व करना है। चलिए हम इसमें सबसे पहले पता करें एफ ए सी कितना होगा। फॉर्मूला होता है के Q1 है ना। अब ए सी की बात आई इस ए सी की, तो Q1 कितना है प्लस क्यू, Q2 कितना है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 3a, तो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एफ ए सी। कोई प्रॉब्लम, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 ए सी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस, तो आर जो भी है उसका स्क्वायर, तो के क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक, अब एफ हमें ए बी भी पता करना है, ए बी भी पता करना है, तो ए बी क्या हो जाएगा Q1 Q2 के Q1 वो भी Q है, Q2 वो भी Q है, जो हो हम रख देंगे अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस क्या है a, तो a स्क्वायर, तो इट विल बिकम k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफ ए सी और ये हो गया हमारा एफ ए बी। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये एफ ए बी वाला फोर्स हो गया विच इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड एफ ए सी इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रिजॉल्व करना है। तो एफ नेट का इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर, कुछ भी किसी को भी मान लो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2
दोनों का मल्टीपल F1 F2, तो के क्यू स्क्वायर 9a स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 60 अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट एफ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर क्यू की पावर 4, 9 विल बिकम 81 ए की पावर 4, के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए की पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन 9 ए की पावर 4 और cos 60 की वैल्यू आपको पता है, cos 60 मतलब sin 30, cos 60 मतलब sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से ये वैल्यू निकल कर आई है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे देखने में आ रहा है कि के स्क्वायर क्यू की पावर 4 और ए की पावर 4 सबसे कॉमन लिया जा सकता है, और वो कॉमन जब बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये रूट में है तो बाहर पेयर वाला बाहर निकल के सिंगल बनेगा, मतलब जो के स्क्वायर है वो बाहर निकल के के हो जाएगा और क्यू की पावर बाहर निकल के क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ए की पावर बाहर निकल के बनेगा ए की पावर 2, और अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचने वाला है 1/81 प्लस ये तो पूरा बाहर निकाल लिया 1 और ये बचने वाला है 1/9, ठीक है। के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए की पावर 4 सबके पास है, बाहर निकालेंगे तो पेयर वाला सिंगल हो जाता है, तो स्क्वायर वाला सिंपल, पावर 4 वाला पावर 2 वाला, पावर 4 वाला पावर 2 वाला। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके नीचे एलसीएम ले लें। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आए, ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 81 का 1 और 9 का एलसीएम 81 1 जा 1 1 जा 1 181 जा 81 1 जा 1 9 9 जा 9 1 जा 9 अंडर द रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी इट विल बिकम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे इट विल बिकम 81 प्लस 90 है, इट विल बिकम 91 अपॉन 81 अंडर द रूट, जिसे हम लोग ले सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 91 एज इट इज एंड दैट 81 विल बिकम 9a स्क्वायर। तो ये है एफ नेट की वैल्यू जो कि हमने कहाँ निकाली है, एट पॉइंट ए। इस ए चार्ज पे विच इज प्लस क्यू ये नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये नेट फोर्स आ रहा है उस पर, ठीक है। तो ये नेट फोर्स इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से हम पॉलीगन के प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको और वापस से बता रहा हूँ कि ये इस ए पॉइंट में हमें निकालना था, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस पे फोर्स लगेगा ए बी इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली इसी लाइन ऑफ एक्सिस में। ये क्यू इस ए पे भी रिपल्सिव लगेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, और मैंने अगर इसके बीच में 60 डिग्री माना है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और इसको मैंने यहाँ पे फ्रेम किया। तो ये ए बी इस डायरेक्शन में, ए सी इस डायरेक्शन में, हम इसका वेक्टर समझेंगे, ये वेक्टर रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाली। अब एफ ए सी कितना हो जाएगा, ए सी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर। एफ ए बी कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया F1, ये हो गया F2। इस तरीके से फॉर्मूले में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा सॉल्व करने के बाद कि के स्क्वायर क्यू की पावर 4 और ए की पावर 4 कॉमन मिल रहा है। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर के बाहर निकलेगा, क्यू की पावर 4 क्यू स्क्वायर बाहर निकलेगा, और ए की पावर 4 ए स्क्वायर बाहर निकलेगा। यहाँ पे 1/81 बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा 1/9, और इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके, और ये फिर बिकम 91/81, 91 को हमने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि प्राइम नंबर है, और 81 जो है वो बाहर निकलेगा 9। तो दैट इज योर वैल्यू ऑफ एफ नेट एक्सर्टेड फोर्स इन पॉइंट ए पॉइंट पे आने वाला एफ नेट, ठीक। तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके के एक सेम प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, और उसका आप लोग
आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजिए, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ इसी तरीके के पॉलीगन पे, उसको आप लोग ट्राई करें। उसको ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। इस पे चार्ज है प्लस का 2q, इस पे चार्ज है q प्लस, और यहाँ पे है माइनस का q, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका डिस्टेंस सेम होगा। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज केप्ट एट सी। इस सी पॉइंट पे ये जो चार्ज है माइनस वाला, इस पे एफ नेट कितना आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, ठीक है। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग परमिटिविटी जिसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, ठीक है। अब परमिटिविटी क्या है, हम लोगों ने बात करी थी कि फोर्स का फॉर्मूले में क्या आया था कि Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मैंने बताया था वहां पे कि K जो है ये एक कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, बार बार आपको बताया है मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये किस मीडियम के लिए था आपको पता है अच्छे से, ये था वैक्यूम के लिए, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। इस सब के लिए वैल्यू थी क्योंकि अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। ओके, तो ये के भी एक्चुअली डिपेंड करता है परमिटिविटी पे। तो के की जो एक्चुअल वैल्यू होती है विच इज 1/4πε0, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0, और ये जो एप्सिलॉन है यही है परमिटिविटी। मीन्स अगर मैं परमिटिविटी को एक्सप्लेन करूं तो परमिटिविटी एक ऐसा टर्म है जो अपने मीडियम को परमिट करता है कि आप इस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्टर्ब कर देंगे। परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोर्सेस के बीच में इंट्रैक्शन कम होगा। जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी उस मीडियम में लगने वाले फोर्सेस के इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। सर कैसे, देखिए के के साथ इस एप्सिलॉन का रिलेशन कैसा है। अगर मैं 4π को कांस्टेंट मानूं जो कि वैसे भी कांस्टेंट है, तो के के साथ एप्सिलॉन का रिलेशन है इनवर्स। देखिए ये ऊपर है ये नीचे, मतलब अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाऊं तो के की वैल्यू कम मिलेगी मुझे। मीन्स जिस मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी उस मीडियम में के की वैल्यू कम होगी। बिल्कुल सर। और यहाँ अगर हम फोर्स और के के बारे में देखें कीपिंग Q1 Q2 एंड आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो फोर्स का के के साथ रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर के कम होगा तो एफ भी तो कम होगा। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट एप्सिलॉन और फोर्स के बीच में रिलेशन बनाऊं, डायरेक्ट में एप्सिलॉन और फोर्स के बीच में रिलेशन बनाऊं, तो उसके बीच में भी रिलेशन बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, क्योंकि एप्सिलॉन बढ़ाने पे फोर्स कम हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूले को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। की जगह में डायरेक्ट लगा दूं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको देखिए फीलिंग आ जाएगी कि फोर्स और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, कि एप्सिलॉन की वैल्यू कम तो फोर्स ज्यादा, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे लिखा है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी है फॉर एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस के लिए, जिसकी वैल्यू जो है वो आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए एप्सिलॉन के एक दूसरे का उल्टा है, तो जो यूनिट हम लिख रहे थे के लिए, इसी को पलट दीजिए भाई, इसी को पलट दीजिए, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो एक्चुअली में परमिटिविटी है एयर की, इसकी वैल्यू रखने पर ही के की वैल्यू ये आती है। मतलब अगर आप यहाँ पे 4 की वैल्यू डालें, पाई की वैल्यू डालें, एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू डालें, तो इस के की वैल्यू कैलकुलेट करके ये आएगी, ठीक है। मीन्स के खुद डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, परमिटिविटी पे खुद डिपेंड कर रहा है के, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से बात होती है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है सर, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, उसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं आपको कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है। मतलब परमिटिविटी की अलग अलग मीडियम पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, तो एयर में जो वैल्यू हमें मिली परमिटिविटी की वो सबसे कम है। इसका मतलब फोर्स एयर में लगने वाला सबसे ज़्यादा होता है ना, सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो लगेगा एयर में। मीन्स अगर मैं डिफरेंट मीडियम की स्टडी करूँ तो मैंने देखा सारे मीडियम की एप्सिलॉन की वैल्यू निकालकर एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम मिली है एयर में। इसका मतलब एयर में सबसे ज़्यादा फोर्सेस का इंट्रैक्शन होगा, ठीक। चलिए अब अपन आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पे। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लें, पॉज करके इतना नोट कर लें। परमिटिविटी क्या थी, परमिटिविटी एक वैल्यू है जो अपने ही मीडियम को परमिट करती है कि आप लोग उस फोर्सेस के डिस्टर्बेंस को बढ़ा दीजिए। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी की वैल्यू होगी, के की वैल्यू कम, के की वैल्यू कम तो फोर्स की वैल्यू कम। इसका मतलब फोर्स के साथ एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमिटिविटी बढ़ने पे फोर्स कम होता है, ये इस फॉर्मूले से भी आप चेक कर सकते हैं। परमिटिविटी कम होने पे फोर्स बढ़ेगा, और परमिटिविटी सबसे कम कहाँ मिलती है आपको, एयर में सबसे कम, ठीक। ओके, इसको पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी तो ठीक है, परमिटिविटी एक ऐसा टर्म है जो अपने मीडियम को परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि भाई आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दीजिए, फोर्स का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दीजिए, फोर्स कम कर दीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी नाम तो बता रहा है कि किसी के रिलेशन में होगा, रिलेशन में होगा, यस बिल्कुल सही। रिलेटिव परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम की आप निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ रिलेटिव परमिटिविटी बताइए किसकी, वाटर की, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी बताइए तो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर की परमिटिविटी से एयर की परमिटिविटी को डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी वाटर की। सर इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ टेफ्लॉन इज 2। रिलेटिव परमिटिविटी टेफ्लॉन की अगर 2 है, फाइंड परमिटिविटी ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन की परमिटिविटी क्या होगी, टेफ्लॉन की परमिटिविटी क्या होगी। न्यूमेरिकल कह रहा है कि अगर
टेफ्लॉन की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो टेफ्लॉन की परमिटिविटी क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि यहाँ पे कौन है, टेफ्लॉन, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी आपको दी गई, यस 2, तो परमिटिविटी ऑफ टेफ्लॉन डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम ऊपर ले जाके इनटू कर लेंगे, डिवाइड वाला ऊपर जाके इनटू करें तो परमिटिविटी ऑफ टेफ्लॉन डबल है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, या अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 into 10 की पावर -12 परमिटिविटी ऑफ टेफ्लॉन। जब इसको सेट टू करेंगे तो क्या पता चलेगा, इसको सेट टू करेंगे तो 5 to the 10, 8 to 16 117, 2 8 to 16 117, 17.70 into 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये परमिटिविटी है टेफ्लॉन की। यहाँ से भी आपको बात क्लियर हो रही है कि टेफ्लॉन की जो परमिटिविटी है वो डबल है एयर के कंपैरिजन में। परमिटिविटी डबल है, इसका मतलब उसमें फोर्स कम लगेगा। तो टेफ्लॉन में अगर वही सेम चार्जेस रखे आपने सेम डिस्टेंस पे तो फोर्स कम लगेगा उनके बीच में, ठीक है। इसी से एक बात और निकल कर आती है इम्पॉर्टेंट, कि अगर परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी में देखूं तो दैट इज एक्चुअली फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको दे दिया, कौन सा, ये रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन इसी से एक फॉर्मूला ये भी निकल कर आता है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। मीडियम ऊपर है, एयर नीचे, यहाँ पे एयर ऊपर है, मीडियम नीचे। सर ये कैसे आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ तो आप बात कर रहे हैं परमिटिविटी के काम में, यहाँ पे आप डायरेक्ट फोर्स के काम में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आया, इसको अब देखें, छोटा सा न्यूमेरिकल है। अगर हम F0 पता करें तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, ओके भी इक्वेशन 1। और मान लीजिए मैं मीडियम के लिए निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब भाई उसी मीडियम की परमिटिविटी रखेंगे ना, जिस मीडियम की बात कर रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई मैंने यहाँ पे दोनों चार्जेस को सेम लिया है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम लिया है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसके नीचे हो जाएगा F0 अपॉन Fm। जब इसके नीचे इसको लूँगा तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, 1/4 पाई कटेगा, 1/4 पाई कटेगा, बचेगा यहाँ का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन n। मतलब आपने पढ़ा है अपॉन के नीचे अपॉन रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम और ये 1 नीचे, इसका मतलब एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब F0 अपॉन Fm को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या यही रिलेटिव परमिटिविटी है, देखिए जरा, हाँ भाई हाँ। तो ये एक रिलेशन भी याद रखेंगे, डायरेक्ट फोर्स के बारे में आपको बताएगा कि फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी से किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। तो परमिटिविटी जो है वो ये बताती है किसी भी मीडियम को कि आपको उसमें फोर्स का इंटरेक्शन बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। फोर्स का इंटरेक्शन कब बढ़ेगा, जब परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी। फोर्स का इंटरेक्शन कब कम होगा, जब परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है, रिलेटिव परमिटिविटी ये बताती है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से कितने गुना है, ठीक है। यहाँ देखिए, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से कितने गुना है, डबल है, 1.5 है, 1.2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बहुत सारा याद नहीं रखना, कुछ चीज़ों को याद रखें कि रिलेटिव परमिटिविटी वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो दैट इज समथिंग इक्वल्स टू 81। रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं आपको बताऊँ
डाटा आपको मिल जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं आपको बताऊं माइका का रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका, तो ये समथिंग 5 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास आप देखेंगे तो ये समथिंग अबाउट 7 आपको मिलेगा। मतलब ये सब रिलेटिव परमिटिविटी सब के सब एयर के रेफरेंस में निकाल के बताई गई है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि परमिटिविटी कितनी होगी वाटर की, माइका की, ग्लास की एंड सो ऑन। ठीक है, आपको एयर की याद रखनी है, एयर की याद रखनी है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, इसको नोट डाउन कर लें, पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें। ओके, मेरा बताने वाला एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ इसी तरीके का, उसको आप ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल इज गिव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, दिस ग्लास इज 7, फाइंड परमिटिविटी ऑफ ग्लास। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है, इसका भी आंसर आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास 7, फाइंड परमिटिविटी ऑफ ग्लास। ओके, ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे खुद से। चलिए अब मिटाते हैं, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हम लोगों ने जो 4 टॉपिक लिखे थे, फोर्स, उसमें गुलाम लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर पॉजिटिव क्यू, अगर मैं पॉजिटिव क्यू को रखूं, मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक, इस चार्ज पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनाने सिखाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा इसके आसपास कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलूं फिर से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आपको अपने चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। नाम टेस्ट चार्ज क्यों है, क्योंकि वो टेस्ट करवाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, इसको रखने का तरीका ऐसा, क्यू नॉट। ठीक है, ये क्यू नॉट क्या है, ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है जो हमें डायरेक्शन पता लगा के देगा। और ये कैसा होता है, ये होता है यूनिट पॉजिटिव, ये होता है यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस चार्ज के पास रखा जाएगा तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर धकाएगा, रिपल्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्शन। अगर इस टेस्ट चार्ज को आप यहाँ रखो तो यहाँ रखेंगे तब भी वो रिपल्शन करेगा, बोलेगा भाई जाइएगा, रिपल हो जाएगी। और अगर यहाँ रखूंगा तो सर तो भी इसको ये रिपल्शन करेगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप रखेंगे तो आपको फोर्स आउटवर्ड लगते हुए मिलेगी। एंड मार्क माय वर्ड, ये 2D नहीं 3D होगा। एज्यूम कीजिए कि बीच में आपने कहीं चार्ज रखा है, तो इस चार्ज से थ्रू आउट पूरे 3D में एक जैसी लाइंस निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, 3D में सोचिएगा, 2D में नहीं होता है, 3D होता है। मतलब एक लाइन आपकी तरफ, एक पीछे, एक इधर, हर जगह बाहर की तरफ निकल रही होगी। तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड, बाहर निकलती हुई। प्लस चार्ज, सॉरी मार्कर गिर चुका है, ठीक है, प्लस चार्ज से बाहर निकलते हुए। ठीक है, तो प्लस चार्ज से बाहर निकलेगा।
ओके, तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए लूँ तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ तो -q ले लें। तो अगर मैं यही टेस्ट चार्ज रख के आपको दिखाऊँ कि भाई ये टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज प्लस है, ये माइनस है, ये इसको अंदर की तरफ लेकर आएगा, अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन। और अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ होगा तो भी भाई अट्रैक्शन, समझ रहे होंगे। यहाँ हुआ तो सर अट्रैक्शन, यहाँ हुआ तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन मिलेगा वो मिलेगा, बताइए, यस, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसको भी आप 3D सोचिएगा कि एक चार्ज के पास हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आना चाहिए, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड आएगा। ये बात आप लोग अपने नोट्स में जरूर से डालें, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे डायरेक्शन, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब हम बात करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। डायरेक्शन तो समझ गए सर हम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताती है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स एक्ट ऑन दैट चार्ज। क्या मतलब है सर, देखिए समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर विच इज r एक पॉइंट मैंने लिया है a। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये प्लस क्यू अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। अब ये इस ए पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेंगे। हाँ, अभी बात करते हैं, ठीक। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि क्यू है ना, सपोज स्मॉल Q1 चार्ज है, ये चलिए कैपिटल Q स्मॉल q ले लेते हैं, दो डिफरेंट चार्जेस के लिए अपॉन r² डिवाइडेड बाय दैट q। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कैसा मिलेगा आपको, kq अपॉन r² इंटू 1/q। तो इस q से आप इस q को काटेंगे तो kq बाय r², ये है आपका फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है kq बाय r², kq बाय r², ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर जब हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन r², तो यहाँ पे दोनों चार्जेस का होना जरूरी था। बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक चार्ज है और मैं बोलूँ फोर्स पता कीजिए, तो आप फोर्स पता कर पाएंगे कभी नहीं, क्योंकि आपको फोर्स या तो अट्रैक्शन पता है या रिपल्शन। भाई जब तक दूसरे चार्ज का नेचर ही नहीं पता आपको, एक ही चार्ज से आप वो डिफाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, आपने यहाँ पर रखा है प्लस चार्ज, मैं बोल रहा हूँ फोर्स बताइए, फोर्स कैसे बता पाएंगे? जब तक आपको यहाँ पे प्लस चार्ज ना मिले तब तक आप रिपल्शन नहीं बोल पाएंगे, जब तक आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ना मिले आप अट्रैक्शन नहीं बोल पाएंगे। मतलब इस चार्ज पे फोर्स लगेगा ही नहीं अगर वो है ही नहीं तो। मतलब सिंगल चार्ज पे फोर्स डिफाइंड नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात, सिंगल चार्ज के लिए फोर्स डिफाइंड नहीं होता। इंपॉर्टेंट, फॉर सिंगल चार्ज फोर्स इज नॉट डिफाइंड। फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी सिंगल चार्ज के लिए। बट लेकिन अगर इस E के फॉर्मूले को हम देखें, E इक्वल्स टू kq बाय r², तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के लिए डिफाइंड होगी। सर कैसे?
अरे भाई अगर एक चार्ज है तो हमने अभी लाइनें बनाई है एक ही चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, तो देखिए ना एक ही चार्ज से आपने फील्ड लाइंस बना ली। हाँ सर बना ली। यस, तो भाई अगर एक चार्ज आप रखोगे तो एक चार्ज अपने आसपास फील्ड तो बनाएगा, लेकिन जब तक दूसरा चार्ज उस फील्ड में ना आ जाए उस पर फोर्स कैसे लगेगा? एक चार्ज अपने आसपास फील्ड बनाएगा, एक चार्ज फील्ड बनाता है, बिल्कुल एक चार्ज के लिए फील्ड डिफाइंड है, एक चार्ज के लिए फील्ड डिफाइंड है, लेकिन उस एक चार्ज की फील्ड में जब तक दूसरा चार्ज ना आ जाए उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं आएगा। अगर वो चार्ज आता है तो फोर्स आएगा उस पर, अट्रैक्शन रिपल्शन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो चार्ज है ही नहीं, सिर्फ एक ही चार्ज की फील्ड बन रही है, तो दूसरा चार्ज जब तक आएगा नहीं उस पर फोर्स कैसा लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फॉर सिंगल चार्ज E is defined, E डिफाइंड होगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि सिंगल चार्ज के लिए है, सिंगल चार्ज के लिए फोर्स डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट करके रखें, नोट करके इसको पॉज कर नोट कर लें। ठीक, ओके, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा, E वर्सेस R के बीच में, E वर्सेस R स्क्वायर के बीच में लेते हैं, E वर्सेस R स्क्वायर के बीच में, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, मीन्स जहां पे R की वैल्यू इनफाइनाइट हो वहां पे E की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। E देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, R की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। E की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब R मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम कितना? इनफाइनाइट। ठीक है, जहां पे R की वैल्यू जीरो हो, जीरो मतलब ये देखो R की वैल्यू कम 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 कम, यहाँ पे E की वैल्यू कहाँ पहुंचेगी? E की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये एक ग्राफ E वर्सेस R स्क्वायर का होगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए इसको नोट कर रहे हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कीजिए फॉर वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जैसे हम लोगों ने प्लान में जो फॉर्मूला मिला था हमें, उसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में देखा था। तो अगर मैं बोलूँ कि E को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए तो कैसे करेंगे आप? तो E इक्वल्स टू क्या होता था? KQ/R²। अब आपको अगर इसका वेक्टर फॉर्म बनाना है तो आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने सीखा था यूनिट वेक्टर क्या होता है? A वेक्टर अपॉन A का मोड। यूनिट वेक्टर को इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा KQ/R², इट विल बिकम A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मोड, मतलब R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड। और ये R है क्या? एक्चुअली R मोड ही तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं KQ/R मोड का क्यूब स्क्वायर एंड दिस इज क्यूब R वेक्टर। ये होगा आपका EN वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर सीबीएसई के एग्जाम में इंपॉर्टेंट तौर पे पूछते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी इंटेंसिटी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे डायपोल में कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे हम एक चार्ज स्ट्रिप में कैसे निकालेंगे, ठीक, जिसके लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट थोड़े से आने चाहिए। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग में कैसे निकालते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग में सेंटर पर बैठ के निकालेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग में सर्कुलर रिंग में एक्सिस पे निकालेंगे। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे लेकिन अलग अलग कंडीशन में।
तो वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल उसके बाद आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको तब तक पुराने नोट्स रिवाइज करते रहेंगे, पुराने रिवीजन आपको बना रहेगा, तो आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेक योर रिवीजन वेरी गुड, ओके, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।